रोलिंग कैमरा एंड एक्शन। हेलो बच्चों, आज हम समझने वाले हैं रोलिंग मोशन को। बहुत सारे बच्चों को रोलिंग मोशन में कंफ्यूजन होता है। द रीज़न भी कि उनको रोटेशनल मोशन में दिक्कत आती है। रोटेशनल मोशन से बच्चे दूर भागते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको रोलिंग मोशन से डर लग रहा होता है। तो आज हम समझने वाले हैं रोलिंग मोशन को। बट रोलिंग मोशन को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन क्या होता है। अगर आप गौर से देखते हो किसी भी टायर को, तो टायर जो है वो भी रोलिंग मोशन कर रहा होता है। अब रोलिंग मोशन वो होता कैसे है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि तो टायर का जो सेंटर होता है, सेंटर आगे ट्रांसलेट कर रहा होता है, और सेंटर क्या वो हमारे जो टायर है वो घूम रहा होता है। तो ट्रांसलेट कर रहे हैं, दैट इज अ ट्रांसलेशनल मोशन, और उसके बाद वो घूम रहा है, दैट इज अ रोटेशनल मोशन। इसका मतलब हमको पहले थोड़ा सा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले सपोज मेरे पास एक टायर है जो कि ट्रांसलेट कर रहा है। जो कि क्या कर रहा है जी? जो कि ट्रांसलेट कर रहा है। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है ना? ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेट का मतलब है कि अगर मेरे पास, मैं कंसिडर करूं कि मेरे पास एक पॉइंट है, दैट इज सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास की अगर रफ्तार v है, तो हर पॉइंट की रफ्तार भी b होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। मतलब अगर हम इस पॉइंट की बात करूं तो इसकी रफ्तार आगे की तरफ v होनी चाहिए, इस पॉइंट की भी रफ्तार आगे की तरफ v होनी चाहिए, इस पॉइंट की भी v होनी चाहिए, और इस पॉइंट की भी v होनी चाहिए। मतलब वो बॉडी, जिस बॉडी में हर पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, इसका मतलब वो बॉडी क्या कर रही होती है? ट्रांसलेट कर रही होती है। समझ में आया? ठीक है, तो ट्रांसलेशन में हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो सेम होती है, इतना समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं रोटेशन की। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है सर? रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि हर पॉइंट सर्कल में घूम रहा होता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर मैं टायर को घुमाना बंद कर, चलाना बंद कर दूं और घुमाना स्टार्ट कर दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि टायर का हर पॉइंट क्या कर रहा होगा जी? टायर का हर पॉइंट सर्कल में घूम रहा होगा। टायर का हर पॉइंट सर्कल में घूम रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं फिर से एक टायर बनाया जो कि केवल अब रोटेट कर रहा है, अब रोटेट कर रहा है तो उसके पास कोई एक एंगुलर वेलोसिटी भी जरूर होगी, हाँ या ना? इसका मतलब कि हमारा जो टायर है वो सेंटर के ओर कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अगर ये ओमेगा से रोटेट करेगा तो इस पॉइंट के पास आगे की तरफ रफ्तार होगी ओमेगा ड्यू टू रोटेशन, इसके पास नीचे की तरफ ओमेगा, इसके पास पीछे की तरफ ओमेगा, और इसके पास ऊपर की तरफ ओमेगा। अगर मैं ट्रांसलेशनल और रोटेशन मोशन को मिला दूं, यही तो होता है टायर में। जब हम ट्रांसलेशन और रोटेशन को मिलाते हैं, जब हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को मिक्स कर देते हैं, है ना, रोटेशनल मोशन को मिक्स कर देते हैं, तब जाके बनता है सर रोलिंग मोशन। ठीक है, तब जाके बनता है हमारा रोलिंग मोशन। फिर हम समझेंगे कि रोलिंग मोशन की कंडीशन क्या होती है। बट सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर मैं फिर से रोलिंग मोशन कराना चाहता हूं तो इन दोनों को मेरे को मिलाना पड़ेगा, है ना? इन दोनों को क्या करना पड़ेगा जी? सर इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? मैंने माना कि टायर हमारा घूम भी रहा है और चल भी रहा है। टायर हमारा घूम भी रहा है और चल भी रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है v रफ्तार से, है ना, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये टायर ओमेगा से घूम रहा है। इसका मतलब अब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो इस पॉइंट के पास दो रफ्तार होगी, एक आगे ट्रांसलेशन की वजह से, एक नीचे रोटेशन की वजह से। सिमिलरली इस पॉइंट के पास एक रफ्तार होगी आगे की तरफ v और पीछे की तरफ ओमेगा r। इस पॉइंट के पास आगे की तरफ v और आगे की तरफ ही ओमेगा r। इस पॉइंट के पास आगे की तरफ v और ऊपर ऊपर की तरफ ओमेगा r। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं ले लूंगा तब जाके रोलिंग मोशन हमारा आएगा। अब अगर आप रोलिंग मोशन की कंडीशन की बात करोगे तो आपने अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा जो टायर होता है, जब वो रोलिंग मोशन कर रहा होता है तो टायर का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो मूव नहीं करता। अगर वो मूव कर जाएगा तो हमारा टायर स्लिप कर जाएगा। इसका मतलब ये सर, जब टायर रोलिंग मोशन करता है तो कांटेक्ट पॉइंट मूव नहीं करता, मतलब कांटेक्ट पॉइंट हमेशा किस पर रहता है? रेस्ट पर रहता है। अब रेस्ट पर रहने के लिए इसकी नेट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। आगे है v, पीछे है ओमेगा r, मतलब ये दोनों रफ्तार सेम होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि v शुड बी इक्वल टू ओमेगा r फॉर प्योर रोलिंग। फॉर प्योर रोलिंग, जहां पर हमारा रोलिंग करता हुआ बॉडी स्किड नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा। एक तो ये कंडीशन हो गई। अब क्या हमेशा v ओमेगा r क्या एक ही कंडीशन होगी? नहीं,
एक ही कंडीशन नहीं होगी। भाई सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रफ्तार बढ़ रही हो। अगर ये रफ्तार बढ़ेगी इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। जब आप देखते हो ना, जब टायर की रफ्तार बढ़ती है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है, दैट इज अ लीनियर एक्सेलरेशन। अब अगर केवल लीनियर एक्सेलरेशन होगा तो v तो बढ़ता जाएगा, व्हाट अबाउट ओमेगा? जब तक आप ओमेगा को नहीं बढ़ाएंगे तब तक v बराबर ओमेगा आर नहीं होगा। ओमेगा को बढ़ाने के लिए अल्फा होना चाहिए, अल्फा के लिए टॉर्क लगना चाहिए। तो हमारे टायर में तो टॉर्क लगता है, हाँ है ना? इसका मतलब टॉर्क की वजह से अल्फा आता है और अल्फा की वजह से ओमेगा बढ़ेगा, v बढ़ाएगा तो। और ओमेगा और v इस तरह बढ़ना चाहिए कि v बराबर ओमेगा आर हमेशा होना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन पे भी एक कंडीशन जरूर आएगी। तो ध्यान दीजिए, सपोज करिए फिर से, सर मैंने बोला कि ये टायर की रफ्तार बढ़ भी रही है, इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है और हर पॉइंट के पास एक्सेलरेशन होगा, हाँ है ना? और इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी है जो इसके ओमेगा को बढ़ाएगा या घटाएगा, हाँ है ना? जब रफ्तार घटती है तब ओमेगा भी तो घटना चाहिए, बिल्कुल घटना चाहिए। अब मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगेन कांटेक्ट पॉइंट की बात करूं। अब मैं फिर से कांटेक्ट पॉइंट की अगर बात करूं, कांटेक्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो इसके पास आगे की तरफ ए होगा और पीछे की तरफ अल्फा आर होगा। केवल यही नहीं होगा, एक और होगा, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। ऊपर की तरफ कितना होगा बेटा? अल्फा। कितना होगा बेटा? ओमेगा स्क्वायर आर, दैट वुड बी ओमेगा स्क्वायर आर। और आगे पीछे की तरफ अल्फा, है ना? और इसके पास आगे की तरफ ए, दोनों को मिला दिया मैंने। और इस पर ऊपर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर। अब मैं बोलना चाहता हूं कि भाई अगर हमारा हमारा हम चाहते हैं कि हमारा कांटेक्ट पॉइंट हमेशा रेस्ट पर रहे, हमेशा रेस्ट पर मत रहने का मतलब क्या है कि हमेशा रफ्तार जीरो होनी चाहिए। हमेशा रफ्तार तभी जीरो होगी जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन आ जाएगा तो रफ्तार बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर मैं कांटेक्ट पॉइंट को हमेशा रेस्ट पर रखना चाहता हूं तो नेट एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब आगे वाला एक्सेलरेशन पीछे वाले एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स ए शुड बी इक्वल टू अल्फा। तो हमारे पास दो कंडीशन होती हैं सो दैट हमारा कांटेक्ट पॉइंट हमेशा रेस्ट पर रहे। v शुड बी इक्वल टू ओमेगा फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी कंडीशन है ये हमारी, और a शुड बी इक्वल टू अल्फा, ये हमारे एक्सेलरेशन वाली कंडीशन है। आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आप इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करना चाहते हैं रोलिंग मोशन के तो आप कमेंट में लिख सकते हैं क्वेश्चंस ऑफ रोलिंग मोशन। और अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप हमसे पढ़ने के लिए दिल्ली सेंटर को विजिट कर सकते हैं और हमारे ड्रॉपर बैच को एनरोल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।